अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। हिमाचल की पहाड़ी में लीलियम फूल की खेती करके किसान ने कमाई अच्छी आय। स्वस्थ पौध की प्राप्ति हेतु कैसे करें खरीफ सब्जियों की नर्सरी तैयारी। विश्व के सामने तीन मुख्य समस्याएं हैं, जल की कमी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता मरुस्थलीकरण। ये तीनों ही समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि यदि समय रहते इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन तीनों विषयों पर विश्व के लोगों को जागरूक करने की ठान ली है। और इसकी शुरुआत सन 1994 में बंजर भूमि और सूखा से निपटने के लिए जनता को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 17 जून से विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में को मनाने का फैसला लिया गया। चूंकि आज 17 जून है जिसे विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साधारणतया डेजर्ट या मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि। संपूर्ण धरा पर लगभग 50% भूमि इसी प्रकार की है। और यदि अपने देश में बात की जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र 304 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर और बंजर है, जिसमें हमारे देश के विशाल थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 2,34,000 किलोमीटर है, जो कि प्रतिवर्ष कई हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित कर रहा है। साथ ही हवा व वर्षा जल के कारण लगभग 20 से 30 टन भूमि का क्षरण प्रति हेक्टेयर से प्रति वर्ष हो रहा है, जबकि भूमि की 1 इंच परत बनने में लगभग 500 वर्ष लग जाते हैं। और इसके कारणों पर अगर गौर करें तो उसमें प्रमुख जंगलों की कटाई और औद्योगिकीकरण। और इस साल की थीम है भूमि क्षरण को कम करने की दिशा में काम करने में सभी की भागीदारी और सहयोग। और इस वर्ष का नारा है पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अतः इसी दिशा में बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु समय की यही पुकार है कि इन बेकार पड़ी ऊसर, बंजर और मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए और उपजाऊ भूमि के क्षरण को रोका जाए। तो इस हेतु देखिए कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधारणतः डेजर्ट या मरुभूमि का अभिप्राय लोग रेगिस्तान से लगाते हैं, पर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहाँ पर कोई फसल या कोई जीवन विकास नहीं कर सकता है। साधारणतः इसके अंतर्गत सूखे पवन गति, उच्च जल जमाव, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय एवं रासायनिक प्रदूषित भूमि ही आती है। पूरे पृथ्वी का लगभग 50% भूमि इसी रूप से माना जा रहा है। इसमें भारत के दृष्टिकोण से लगभग 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुभूमि के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तेज चक्रवाती हवा के झोंकों के कारण सालाना लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि रेतीली भूमि में तब्दील हो रही है और यह रफ्तार प्रतिवर्ष
0.5 किलोमीटर की दर से बढ़ती ही चली जा रही है। प्रकृति द्वारा दी हुई सभी वस्तुओं में से भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के अन्य साधन मृदा की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का उपयोग करता आ रहा है, किंतु भूमि सुधार पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मृदा का ह्रास होता जा रहा है, जबकि महज 1 इंच कम मिट्टी के सतह निर्माण में तकरीबन 1000 वर्षों से ही ज्यादा वक्त बीत जाता है। जिन स्थानों पर मनुष्य ने मृदा के सुधार व संरक्षण पर उचित ध्यान दिया, वे दुनिया के सबसे सुंदर व उपजाऊ स्थान बन गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भूमि क्षरण समस्या के कुछ अहम कारणों पर। इसमें सबसे पहला कारण है वायुमंडलीय प्रभाव, जिसके तहत तेज बारिश, तेज हवा, जल जमाव एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत इन वायुमंडलीय सहयोग से बहा दिए जाते हैं। दूसरा है मानवीय प्रभाव। मानव की कुकृतियों एवं गलत तरीके से भूमि के इस्तेमाल के कारण भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है। कृषि कार्य के दौरान सिंचाई जल के असीमित इस्तेमाल के कारण जल जमाव स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिसे भूमि क्षारीय, लवणीय और अम्लीय स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही परंपरागत कृषि प्रणाली के कारण दिनों दिन भूमि की ऊपरी सतह प्रभावित होकर बंजरता के रूप में तब्दील हो सकती है। भूमिगत जल स्तर में कमी एक ऐसा कारण है जिसके कारण सिंचाई जल की समस्या गहराती जा रही है। नतीजन फसल प्रणाली दिनों दिन बाधित हो रही है। इसके बाद अगर जंगल कटाई के कारणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लगभग 600 करोड़ पेड़ों की कटाई प्रति वर्ष हो रही है। औसतन प्रति व्यक्ति 7 पेड़ प्रति वर्ष काट रहे हैं, जबकि बांधों और किनारों के लगभग 25 लाख वृक्ष डूब जाते हैं। और इस प्रकार लगभग हमारे देश में 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि की वन नष्ट होकर बंजर में परिवर्तित हो रहे हैं। जबकि हरियाली भूमि में भी अन्य कारणों से परिवर्तन होने पर मृदा कटाव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और अंत में पहाड़ खनन और खोदन एक ऐसा कारण है जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा प्रभावित हो रही है। इसके मलबे से तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कृषि कार्य की कई प्रक्रियाएं अंततः प्रभावित हो रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है मृदा एवं जल संरक्षण की प्रणाली को अपनी रोज की आदतों में लाना, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची भूमि पर भी फसल ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनुचित बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। मेड़बंदी, जो कम वर्षा वाले तथा कम दालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोका जा सके। अतः भूमि की बनावट के अनुसार नीची, मध्यम, ऊंची एवं सतही ढाल पर निर्माण अनुशंसित की जाती है। बांध अथवा डैम का निर्माण, जिसके अंतर्गत स्थायी रोकबंद, गुल्मक रोकबंद एवं लड्ढा बांध इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल तालाब की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि तालाब की सतह को भी उपयुक्त स्वरूप प्राप्त होगा। साथ ही अर्थ डैम्स, एम्बांकमेंट्स या तटबंध के निर्माण प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। दूसरी सबसे अहम प्रक्रिया है जल छाजन अथवा जल समेट प्रारूप, जिसके अंतर्गत वर्षा के दिनों में जलोच्छाजन का निर्माण कर वर्षा जल को भूमि पर गिरने के बाद या तो वनस्पति की पत्तियां, टहनियां तथा वनों द्वारा रोक लिया जाए, या फिर से उसे जमा कर उन स्थानों पर भी कृषि प्रक्रिया की जा सके जहां सिंचाई के अभाव के कारण भूमि आबाद नहीं हो पाती। सिंचाई पद्धति में बदलाव, जिसके अंतर्गत जहां हमारे किसान भाई ज्यादातर बाढ़ या फ्लड पद्धति को अपनाते हैं, वहीं अपनी फसलों को वैज्ञानिक अनुशंसित पहलुओं के अनुसार अमल करना बेहतर होगा, जिसमें रो विधि, बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि को अपनाना चाहिए। साथ ही सिंचाई की टपक विधि, फव्वारा विधि को भी अपनाने की जरूरत है। फसल लगाते समय भूमि एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फसलों का चुनाव करें, ताकि कम पानी में भी फसल से उपज प्राप्त की जा सके। इसके अलावा किसान स्तर पर समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं, ताकि किसी भी रूप से भूमि की उर्वरता बरकरार रहे।
तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें और भी तय करनी बाकी हैं। पर यह कड़ी उसी राह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी प्रकार की कामयाब कोशिशें हम जारी रखेंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, फूलों का हमारे जीवन में अपना एक अलग ही महत्व है। जिस तरह रात के समय यदि आकाश में बादल छा जाएं और चांद तारे सब छुप जाएं तो घनघोर अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे आसपास फूल न रहें तो हमारा जीवन भी वीरान हो जाएगा। जीवन के हर पड़ाव में फूलों की मौजूदगी रहती है और इसीलिए इसकी खपत विश्व स्तर पर अत्यधिक पैमाने पर देखने को मिलती है। हमारे हिमाचल में बहुत से किसान पॉली हाउस में कार्नेशन, झरबेरा, गुलाब, लीलियम आदि फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको चंबा जिले के प्रगतिशील किसान चैन लाल से मिलवाने वाले हैं, जो लीलियम फूल की खेती करते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं लीलियम की खेती पर उनके अनुभवों को। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फूलों की खेती करता हूँ। पहले मैं और फूलों की भी काफ़ी खेती की है, ग्लेडियल हो गया, जरबेरा हो गया या दूसरी खेती, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा लीलियम। वैसे तो किसान अपने पॉली हाउस में कई तरह की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें लीलियम फ्लावर की खेती काफी भा रही है। लीलियम फूल दो किस्म के होते हैं, एक का नाम है एशियाटिक और दूसरे का नाम है ओरिएंटल हाइब्रिड। मैंने एशियाटिक लगा रखी है और इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इस समय जो फूल है, मैं खासकर बीज को डेवलप कर रहा हूँ। बीज काफ़ी महंगा है। मैंने चंडीगढ़ में कुछ बीज लिया तो 50 रुपये का एक बल्ब मिला, और अभी भी हमने और लेना हो तो 25 रुपये से कम बल्ब नहीं मिलता है। तो इसकी इनकम किसानों को नीचे से भी है और ऊपर से भी है। अभी ऊपर का जो स्टिक हम काटेंगे, 10 स्टिक का एक बंच होता है, तो ये लगभग 50, 60, 70 रुपये का बंच चले जाता है इस सीजन के ऊपर। अगर आप सितंबर या अक्टूबर महीने में तैयार करते हैं, पॉली हाउस में तैयार करते हैं इस फूल को, तो आपका 50-60 रुपये बंच, और अभी उस टाइम पर 600 से लेकर 400 रुपये तक बच जाता है 10 स्टिक का। तो ये काफ़ी फायदे वाला है। ऊपर से भी नहीं मिलता है इसको माल, किसानों को लाभ मिलता है और नीचे से भी इसको लाभ मिलता है। तो मैं इसको ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप भी लगाइए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इसमें। हाँ, लगाना पड़ेगा आपको नेट में। ग्रीन हाउस में भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ऊपर ग्रीन नेट चढ़ा देंगे, इसमें क्वालिटी बनती है, बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है, जो कि ए ग्रेड की क्वालिटी बनती है। अच्छा, इसका सीड के लिए इसके अभी जो इसका बल्ब बनता है, इस बल्ब के साथ 1-2 सीड और मिल जाएंगे, या इसके फिर छोटे कॉर्म बनते हैं। इसका जो है बेड पूरा बनाओ, मीटर बाई मीटर का लंबी बेड बना दो आप, और उसमें आपने एक बेड मीटर के बेड में 5 रोए लगानी है, लगभग 6 इंच के ऊपर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में आप 36 से 40 बल्ब का रोपाई करना है। जब आप बेड तैयार करेंगे तो इसमें देसी खाद डालिए, पहली बात गोबर की, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में 5-6 किलो तो देसी खाद आपने डालनी है। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है, तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम
ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। उसके बाद जब आपका ये उग जाएगा फूल, तो उस समय आप थोड़ा नाइट्रोजन का भी देते रहिए। 1-2 साल के बाद आप 1-2 साल के बाद तो लगातार लगा सकते हैं। हाँ, तीसरे साल लगातार लगाएंगे तो फिर आप जमीन का थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसलिए उस जमीन को बदल दो, कोई और फसल लगा दो और फिर अगले साल उसको फिर यही रुपाई कर सकते हैं। हाँ, ये दूसरी बात ये है कि ये सीड बहुत महंगा होता है। एक पोलियोस के लिए लाखों रुपए का सीड लगेगा, तो आप इतना इकट्ठा भी मत करो, अपना सीड तैयार करो। जैसे मैं तैयार कर रहा हूँ सीड, बहुत सीड तैयार हो जाता है, तो आस्ता आस्ता कर लो, बेशक आपका 2 साल लग जाएंगे। इस फूल की बिजाई पूरा वर्ष लगा सकते हैं। लगभग ये 120 दिन में तैयार हो जाता है फूल। किसान भाइयों, अच्छी आय के लिए लीलियम फूल की तुड़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी तुड़ाई बाजार की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है, यदि बाजार नजदीक हो तो खिले हुए फूलों की तुड़ाई करें। यदि फूलों को दूर बाजार भेजना हो तो फूलों की कली अवस्था में तुड़ाई करना चाहिए। इसकी मार्केट सबसे बड़ी है दिल्ली, चंडीगढ़, ये मार्केटें हैं इनकी। लेकिन मैंने मार्केट ये देखी है कि जो हम सितंबर अक्टूबर में तैयार कर सकते हैं फूल को, कोई भी किसान, उसमें बहुत ही बढ़िया फायदा, यानी कि एक स्टिक की कीमत 40 से लेकर 50 और 60 रुपए तक आती है। इस समय जो है ना 10 से लेकर 20 रुपए तक इस स्टिक आ जाती है इसकी। और बल्ब का जो है वो अलग, वो हमारा अपना है, वो अपना धन है। अगर बल्ब को बेचना चाहते हैं तो भली भांति बिक जाता है ये। मैं जैसे मीटर से ऊपर हाइट निकाल लेता हूँ इसकी, तो इसका 6-7 इंच ऊपर से काट दो आप, 10 फूलों का बंच बना लो और बाहर से फिर दोनों तरफ बांधने के बाद बार में आप पेपर अखबार के साथ लपेट दो और बिल्कुल सेफ पहुंच जाएगा। हमारे राज्य के जो भी किसान भाई खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं तो इन सब्जियों की नर्सरी डाल सकते हैं, परंतु सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए जरूरी है कि सब्जियों की उन्नत किस्मों का चयन कर नर्सरी की सही प्रकार से तैयारी करें। और यदि आप लोकल बीजों का चयन कर जैसे तैसे नर्सरी की तैयारी करेंगे तो आपको कमजोर पौध की प्राप्ति होगी। इसीलिए खरीफ मौसम की सब्जियों की नर्सरी की तैयारी की क्या सही तकनीकी है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह। सब्जियों की जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखना है। जो कुछ आजकल लगेगी, जैसे मई जून महीने के लिए, बरसात के लिए जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, बरसात के दिनों में जो सब्जियां लगाई जाती हैं, बरसात के दिनों की जो नर्सरी बनाई जाती है वो अपनी उसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर और लंबाई अपने सुविधा अनुसार 2 से 3 मीटर तक लंबी करके, ज़मीन से क्यारियाँ हमारी 15-20 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और 2 मतलब क्यारियों के बीच में डोर बना के नालियाँ बना करके, ताकि इरिगेशन हो सके, निराई गुड़ाई करते हैं। वर्मी कल्चर यानी आपकी केंचुए की खाद हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं कंपोस्ट खाद का मिश्रण और कुछ रेता मिला करके वो बेड तैयार कर लेते। नर्सरी की तैयारी करते समय 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए 3 कुंतल गोबर की सड़ी खाद की मात्रा की जरूरत पड़ती है तथा 3x1 की 20 क्यारियां तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार 15 किलो गोबर की खाद प्रति बेड के हिसाब से प्रयोग करते हैं। साथ ही बेड को उपचारित करने के लिए 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को प्रति बेड के हिसाब से गोबर की खाद के साथ मिलाकर दें। बीज की प्रति किलो मात्रा को 2.5 ग्राम थीरम से उपचारित करने से फफूंद जनित रोग नहीं लगता। अब बात करते हैं बीज के किस्म के चयन की। तो नर्सरी से प्राप्त पौधे से अच्छी उपज की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि बीज का चुनाव करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि जलवायु एवं परिस्थितियों के अनुसार उन्नतशील प्रजातियों का चयन किया जाए, तो नर्सरी से प्राप्त पौधे से अच्छी उपज की प्राप्ति होगी। अब रही बिजाई की बात, ये जो खाद का मिश्रण जैसे होता है, चाहे वर्मी का मिश्रण हो, चाहे आपकी गोबर की खाद हो, तो इन खादों का मिश्रण बना के क्यारियों में बीज की बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद इसको कुछ हल्की खाद से, चाहे वो कंपोस्ट की खाद हो, चाहे आपकी केंचुए की खाद हो,
या अन्य साधन से करके और उसको थपकी मार के फिर इसके ऊपर कुछ पराली वगैरह रख के, ताकि आजकल गर्मी बहुत है और उस पर हल्की सी लगाने के बाद सिंचाई कर दें। और ये ध्यान रखें कि आजकल की नर्सरी के लिए सबसे ज़रूरी है कि शाम सुबह हमको पानी देना होता है। सुबह एक बार फव्वारे से सिंचाई कर दें और इसके बाद शाम को। ये साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम क्यारियाँ बनाएं वो छाया में हो, अच्छा हो कि आजकल पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, जालियों वाला है, अगर उसको नर्सरी के अंदर इस तरह की बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे पौधे जो है सुरक्षित होंगे, उनकी बढ़वार भी, और ये 15-20 दिन में ये तैयार हो जाती है और उसको लगाया जा सकता है। और हमें 1 किले की नर्सरी तैयार करने के लिए 200-250 ग्राम बीज जो है हमारी प्रगतिशील जो है उन्नतशील किस्में हैं उनकी आवश्यकता होती है। संकर की तो और भी कम की जरूरत। अमूमन किसानों की यही समस्या होती है कि साहब हमने तो नर्सरी लगाया, बीज का जमाव भी अच्छा हुआ, आगे चल के पौधे रड़ियों में मरना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार, कोई भी नर्सरी इन दिनों बरसात के दिन में सब्जी की बनावे तो बीज उपचार करते हैं। कभी कभी बीज उपचार के बाद भी किसानों की समस्या आती है, साहब हमने तो उपचार भी किया और फिर भी हमारी पौध बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में थीरम नाम की दवा होती है, थायरम नाम से बोलते हैं, 3 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से अगर इस तरह की शिकायत दिखती है कि पौध मरना शुरू हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसको फव्वारे में मिश्रण बना के सिंचाई करें। और ये जो भी सिंचाई करें वो शाम की तरफ शुरू करें और इससे करने से और हमारी जो पौध गलने की समस्या होती है, जड़ गलन पद गलन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव नीलोखेड़ा जिला करनाल से उदयमान सिंह जी ने। यह अंडरग्राउंड पाइपलाइन के फायदे के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उदयमान सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। अंडरग्राउंड पाइपलाइन बहुत फायदेमंद है किसान के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष लगातार तकरीबन 1 मीटर वाटर टेबल कुरुक्षेत्र में नीचे जा रहा है, तो एक भयंकर समस्या के रूप में उभर रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वह पानी को बचत के लिए विभाग द्वारा 25 से 50% सब्सिडी पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें किसान को हमारे जो कार्यालय है उसमें अप्लाई करना होता है और इसमें लगभग 50% तक के आसपास की सब्सिडी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है तो जहां पानी की बचत होती है, इसमें लगभग 25 से 30% पानी की बचत होती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हम ज़मीन चैनल्स के रूप में प्रयोग करते हैं, जो अनावश्यक रूप से जो ज़मीन है उसका प्रॉपर यूज होता है और उसमें जो एरिया बढ़ जाता है, तो पानी की बचत के साथ साथ इसमें जो फसल का रकबा है वो भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाने अंडरग्राउंड पाइपलाइन के बारे में, और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक किसान राजकुमार से जो कि इसी विधि से सिंचाई कर रहे हैं और जानते हैं उनको इसको लगाने में कितना खर्च आया और इससे क्या लाभ मिल रहा है। इसके फायदे ये होते हैं जी, मान लो सबसे पहले तो पानी की बचत होती है। पानी जैसे खाड़ में बहुत ज़्यादा वेस्टिंग हो जाता है, इस करके इसको दबाने से पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। इसलिए फायदा होता है कि मान ले खाड़ संवारना, मजदूरी करना वो बच जाती है। इनकी खेत के अंदर ही पानी निकलता है सीधा, जैसे कि बीच में पानी खराब हो जाता है, कुछ वेस्टिंग पानी चला जाता है, इधर उधर टूट जाता है। इस करके इसको मान ले दबाने से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मान ले 13 साढ़े 14 हज़ार के करीब खर्च आता है और बहुत बड़ी फायदे की चीज़ होती है ये।
हाँ, ये सब्सिडी वाला जो पाइप होता है ना, मान लो ये सब्सिडी मिलती है, जो गवर्नमेंट 50% इसको सब्सिडी देती है। स्टार्टिंग में 13-14 हज़ार का पड़ेगा, लेकिन ये 9 हज़ार करीब पड़ जाएगा आपको बाद में। इसको दबाने अच्छी विधि है, इसकी खुदाई अच्छी तरीके करो जी, जैसे आप खुदाई हो रही है इसकी 3-3.5 फुट गहरा इसकी खाई होनी चाहिए। तो जो वेल्डर होता है उसको पेंच नहीं लगाओ, उसको वैसे ही गर्म करके पाइप को उसका जोड़ बना देते हैं, और उससे मान ले न तो वहाँ से लीक होता है और न होता है। अगर यहाँ इसको पेच लगाओगे आप, वो पेच जर में आके डिल हो जाता है, वहाँ से ही पाइपलाइन लीक हो जाती है। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जो भाई ने जिसने नहीं भी दबाई है वो इसका प्रयोग जरूर करें और पानी की बचत करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मृदा और जल संरक्षण पर तकनीकी जानकारी, श्री विधि से धान के स्वस्थ पौधे प्राप्त करने की तकनीक। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@theratefetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।